नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज हम स्वास्थ्य व्यवस्था के संक्रमण लोक की चर्चा करेंगे, उसकी हम व्याख्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे। लेकिन जी हाँ, वैक्सीनेशन को लेकर देश भर में चर्चा है। देश में ज्यादातर लोग चाहते हैं कि वैक्सीनेशन जल्दी से जल्द उनकी तक पहुंचे, लेकिन इन सब के बीच क्या परिस्थिति है ग्रामीण इलाकों में? आज ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था की रिपोर्ट कार्ड पर एक बार फिर हमारा जोर है, देखिए। राजस्थान के लेसरदा गांव के रहने वाले हंसराज पंचाल अब इस दुनिया में नहीं हैं। जीते जी महामारी ने नहीं छोड़ा और मृत्यु के बाद इलाज के लिए लिया गया कर्ज परिवार को जीने नहीं दे रहा। हंसराज बूंदी जिले में एक छोटा सा मेडिकल स्टोर चलाते थे, लेकिन किसे पता था कि महामारी में सरकारी अव्यवस्था पूरे परिवार को तबाह कर देगी। ब्लैक फंगस का खतरा ग्रामीण इलाकों में फैलने लगा है और इस इलाज के दौरान लोग कर्ज में डूबे जा रहे हैं। कर्ज लेने के बावजूद अपने परिजनों को बचा नहीं पा रहे हैं, इसका बड़ा दुख है। इसी तरह से हंसराज जी हैं जिनकी मौत हो गई है ब्लैक फंगस से और परिवार कर्ज में डूब गया है। हंसराज की मौत कोरोना के बाद ब्लैक फंगस से हुई। सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं मिला तो परिवार ने प्राइवेट हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया। 1-2 नहीं बल्कि 7 लाख रुपए प्राइवेट हॉस्पिटल में खर्च किए और जब पैसों की डिमांड बढ़ गई तो परिवार ने हाथ खड़े कर दिए। मजबूरी में एक बार फिर सरकारी अस्पताल में हंसराज को भर्ती कराना पड़ा, जहां सही इलाज नहीं मिलने से उनकी मौत हो गई। कैसे चलेगा? अब छोटे छोटे बच्चे हैं और कमाने वाला रहा ही नहीं। अब देखो ऊपर वाले की क्या मर्जी होती है, कैसे चलता है कैसे नहीं चलता है, वैसे ही चलेगा। और गवर्नमेंट की कोई कुछ राहत सहायता मिल जाए तो कर्ज थोड़ा बहुत हल्का हो जाए। सरकार कह रही है कि पूरे राजस्थान में चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना के तहत मुफ्त इलाज हो रहा है, मगर परिवार के अनुसार सरकारी स्वास्थ्य बीमा होने के बावजूद किसी ने उनकी एक नहीं सुनी। पूरा परिवार कर्ज में डूब गया। ये पूरे कर्ज पे हैं, ज्यादा 60-70 हजार रुपए उसके अकाउंट में थे, वही उसके हैं। बाकी 70-80 हजार उसके एक दोस्त के हैं भोजराज के। 50,000 60,000 मेरे पास थे। 1 लाख मैंने एक मित्र से लिया मेरे अकाउंट में, डायरेक्ट ट्रांसफर इंटर मैंने इसके खाते में ट्रांसफर किए और इसके अलावा 1.5 लाख रुपए मैंने अलग से लिया। ऐसे करके हमने 6 लाख रुपए पूरे 50-60 हजार इनके थे, बाकी सारे कर्ज पे ही हैं। मतलब 6.5 या 7 जो भी हिसाब है उसमें से यूं मानो 6 लाख तो कर्ज ही हैं। हंसराज की कहानी आपने सुनी, अब इस तस्वीर को देखिए। तस्वीर में 30 साल के धर्मराज मीणा नजर आ रहे हैं। चंद दिन पहले ही उनकी सगाई हुई थी, लेकिन शादी से पहले कोरोना संक्रमण में धर्मराज मीणा ग्राम पंचायत में पंचायत सहायक पद पर काम कर रहे थे, मगर अचानक से कोरोना हो गया। देखा जा सकता है घर में जिस तरह से तैयारी की गई है, दीवारें बता रही हैं कि जश्न की तैयारी थी। 21 मई को उनकी शादी थी, सगाई हो गई थी, लेकिन उससे पहले 8 मई को इस तरह से घर में एक कोहराम मच गया, उनकी मृत्यु हो गई। घर वालों का कहना है कि अचानक तबीयत बिगड़ी और 8 को मौत हो गई। क्या हुआ था उनको, कैसे हुआ? सर वो क्या है, अचानक ही बीमार हो गया था। ड्यूटी से आया था 3 तारीख को, तो 4 तारीख को बीमार होने के बाद हमने MBS कोटा भर्ती कर दिया, MBS मेडिकल कॉलेज भर्ती कर दिया। 5 दिन तक भर्ती रखा है, डेथ हो चुकी है। उनकी शादी की तैयारी कर रहे थे? हाँ, शादी की तैयारी में थे हम, अचानक वो सा काम हो गया तो उसका इलाज कराना, शादी को तो छोड़ दी, उसका काम करने लगे। गांव में इलाज नहीं होने की वजह से इनके परिवार के 3 लोग भी पॉजिटिव हो गए। जब गांव में एक के बाद एक मौतें होने लगी तो सरकार जागी और सख्ती बरती गई। ग्रामीणों का कहना है कि लोग घर घर में बीमार हैं, लेकिन पंचायत के सेक्रेटरी कह रहे हैं कि जितने लोगों की जांच हुई है उसमें 68 पॉजिटिव लोगों में से अब 12 ही पॉजिटिव बचे हैं। कितना मामला था और अभी क्या स्थिति? ग्राम पंचायत में टोटल 68 केस थे, वह अब केवल 12 रह गए। किस तरह से यहाँ पर आप लोगों ने? हमने सैनिटाइजर करवाया गांव में और जो परिवारों को कोरोना को उनको चिन्हित करके जीरो मोबिलिटी घोषित कर उसके बैरिकेड्स लगा के चिन्हित किया और वहाँ लोगों का आना जाना बिल्कुल बंद किया। हालांकि सच्चाई यह है कि मौतों के बाद जागी सरकार अब टेस्टिंग तो नहीं करा रही, पर खांसी और बुखार वाले मरीजों की पहचान कर उन्हें दवा की एक पुड़िया दी जा रही है। इसमें 5 दिन के लिए 5 दवाएं हैं जो गांव-गांव में आशा सहयोगिनी बांट रही है। गांव में कोरोना काबू में करने का जिम्मा आशा सहयोगिनों ने उठा रखा है। इस तरह से
यह लोग दिन में घर घर में घूमकर सर्वे करते हैं और दवाइयाँ देते हैं, बातचीत करते हैं। से क्या नाम है आपका? सुगना। क्या देखती हैं घर में, क्या जाती हैं, क्या बात करती हैं? हम जाते हैं वहाँ पहुँचते हैं कि घर में कोई खांसी जुकाम का मरीज तो नहीं है, अगर हो तो उनके क्या क्या लक्षण हो रहे हैं तो बताते हैं। जैसे कि कोई किसी को हो रहा है तो भाई कोई खांसी जुकाम बुखार तो उसको बताते हैं कि ये दवाइयाँ लो, और इससे भी ठीक नहीं हो तो तुरंत जाके जांच करवाओ। पंचायत की जनसंख्या करीब 3000 है और उसमें 68 लोगों का पॉजिटिव होना और 14 लोगों की मौत होना छोटा आंकड़ा नहीं है, जबकि न जाने कितने लोगों की जांच ही नहीं हुई है और घर में खांसी बुखार की दवा ले रहे हैं। पर सरकार अभी भी गांव में जुगाड़ के भरोसे चमत्कार का इंतजार कर रही है। लेसरदा ग्राम पंचायत में कोरोना ने ऐसा कहर बरपाया कि 68 लोग पॉजिटिव हो गए थे, 14 लोगों की मौत हुई है। अगर ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं ठीक होती और शुरुआती जांचों में इन्हें पता चल जाता तो हो सकता है कि इन मौतों को टाला जा सकता था। इसीलिए सरकार को चाहिए कि ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करे, तभी गांव वालों को बचाया जा सकता है। कैमरामैन निखिल शर्मा और भवानी के साथ शरद कुमार, बूंदी आज तक। देखिए आपने ये रिपोर्ट, आपने राजस्थान में महामारी के जख्मों से कराह रहे लोगों की पूरी आप बीती सुनी। अब आपको लिए चलते हैं बिहार और वहां के स्वास्थ्य केंद्रों की दुर्दशा दिखाते हैं, और ये सवाल भी और उसकी रिपोर्ट भी कि आखिर खुद मुख्यमंत्री के दोस्त के गांव के इलाज के लिए लोग दर दर क्यों भटक रहे हैं। बिहार के हेल्थ सिस्टम का ईसीजी, बीमार स्वास्थ्य केंद्र की दवा क्या? बिहार की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं और इसी क्रम में आज हम सहरसा के महिषी प्रखंड में स्थित मैना गांव पहुंचे हैं, जहां पर उप स्वास्थ्य केंद्र मौजूद है। और कहने को तो ये उप स्वास्थ्य केंद्र पिछले 25 साल से जो है यहाँ पर बनकर तैयार है, कुछ साल तक ये चलता भी रहा, लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि पिछले कई सालों से ये उप स्वास्थ्य केंद्र जो है वो बंद पड़ा हुआ है और जो गांव के लोग हैं उनको इसकी वजह से जो है बेहद ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों को मुंह चिढ़ाती तस्वीरें सहरसा जिले के मैना गांव में बने स्वास्थ्य केंद्र की है। बदहाल और खस्ताहाल स्वास्थ्य केंद्र के अंदर आपको ले चलें, उससे पहले सरकारी सिस्टम की पोल खोलती इस अपील को बहुत गौर से सुनिए। मुझको जब स्टाफ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, दवाई और उसका व्यवस्था नहीं है, कोई भी पदाधिकारी जो एएनएम या कंसर्निंग जो अभी जो पोस्टेड है उस सब का रहने का व्यवस्था नहीं है, और इसी के चलते लोग शहरों में रहता है और गांव के इलाका में न एएनएम रहता है न कोई स्टाफ रहता है, इसीलिए ताला बंद है। ये कोई और नहीं, मैना गांव में रहने वाले नरेंद्र कुमार सिंह हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दोस्त हैं और जेडीयू के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। सोचिए, जब मुख्यमंत्री के दोस्त और उनकी पार्टी के नेता अपने गांव के बीमार स्वास्थ्य केंद्र का इलाज कराने में लाचार हैं, तो आम आदमी की कौन सुनता होगा। सिस्टम पूरी तरह फेल है और महामारी का संक्रमण गांवों में फुल है। आप जैसे ही परिसर के अंदर घुसेंगे, इस भवन के अंदर, आप देख लीजिए टूटा फूटा बोर्ड, राज्य स्वास्थ्य समिति का ये टूटा फूटा बोर्ड आपको नजर आएगा। और ऊपर छत देख लीजिए, कैसे ये छत का हिस्सा लगातार टूटता जा रहा है। और ये तस्वीरें देखिए कितना खतरनाक है, और ये साफ तौर पर दिखाता है कि ये इमारत जो है पूरी तरीके से खंडहर में तब्दील हो चुकी है, जर्जर हालत में है। और इसी वजह से इसके कई हिस्से, आप देखिए छत लगातार टूटता जा रहा है, उसके हिस्से टूट रहे हैं, बेहद खतरनाक भी है। और ऊपर भी आप देखिए किस तरीके से इस इमारत के जो हिस्से हैं वो कई जगहों से टूटे हुए हैं। अब आपको हम अंदर की तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि इस स्वास्थ्य केंद्र के दरवाजे जो हैं वो बंद है, लेकिन अंदर की तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए कैसे खिड़कियां यहाँ खुली हुई हैं, लेकिन अंदर सब कुछ बिखरा पड़ा है, कोई भी अंदर मौजूद नहीं है। सरकारी कागज़, फाइलें सब यहाँ पर जो है बिखरी पड़ी हैं। इस अंदर के कमरे को भी आप तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से इमारत अंदर से भी देखिए जर्जर है, दरार
कई जगहों से आपको साफ तौर पर नज़र आ सकता है। तो ये हालत है इस स्वास्थ्य केंद्र की, जो कागज़ों में मौजूद है, लेकिन यहाँ पर ये खुलता नहीं है और जो लोग हैं, आसपास के गांव के कई लोग हैं, आबादी है, घनी आबादी, उसको इसका कोई फ़ायदा नहीं मिल पाता है। स्वास्थ्य केंद्र खंडहर में तब्दील हो चुका है। स्थानीय लोगों का दर्द आप सुनेंगे तो गांव के हालात समझ जाएंगे। ये लगभग 10-12 साल से स्थिति बनी हुई है। पहले 25 साल पहले यहाँ डॉक्टर नर्स की तैनाती रहती थी, लोग इलाज भी फर्स्ट स्टेज में कराते थे, लेकिन आज 10 वर्षों से लगभग ये मैना ग्राम है, मुख्यमंत्री के दोस्त नरेंद्र जी का भी गांव है, वो अब यहाँ मौजूद हैं, और उसके बाद ये स्थिति बनी हुई है। हम लोग को बहुत परेशानी होता है। कोरोना महामारी में हम लोग को बहुत दूर जाना पड़ता है जाँच के लिए। हम लोग बाहर से कमा के आते हैं जाँच के लिए, हम लोग को तरसना पड़ता है कि कोरोना का जाँच हो जाए। गांव में उपचार केंद्र है, लेकिन जब वही बीमार हो तो स्वास्थ्य सिस्टम भगवान भरोसे ही है। बिहार के ज्यादातर स्वास्थ्य केंद्रों का हाल ऐसा ही है, ना कोई सुनने वाला है और ना कोई देखने वाला। रोहित सिंह, सहरसा, आज तक। ये एक राज्य की कहानी नहीं है, बिहार की कहानी आपने देखी। अब मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य केंद्रों की जो दुर्दशा है वो आपको दिखाते हैं। यहाँ पर दवाइयों की जगह उपले पड़े हुए हैं, डॉक्टर्स की जगह टेंट का सामान पड़ा हुआ है। आज तक की टीम जब इन स्वास्थ्य केंद्रों में मध्य प्रदेश में पहुंची तो चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य केंद्रों की ये दुर्दशा है। दवाइयों की जगह स्वास्थ्य केंद्रों में उपले भरे पड़े हैं। स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर नहीं, टेंट का सामान भरा है। इन स्वास्थ्य केंद्रों की इस हालत का जिम्मेदार कौन है? क्या सरकार बताएगी गांव वाले इलाज कराने कहां जाएं? आज तक गांव में पड़ताल कर रहा है, सच देश को दिखा रहा है। अब तो गांव की तरफ थोड़ा ध्यान दे दो सीएम साहब। कोरोना ने अपना ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि शहर के शहर, गांव के गांव और राज्य के राज्य दहल गए। धीरे धीरे देश कोरोना के इस भयंकर काल से उबर रहा है, लेकिन गांव की हालत आज भी बहुत खराब है। इलाज के नाम पर नील बटे सन्नाटा है और गांव में स्वास्थ्य केंद्रों की हालत तो और भी भयानक है। आज तक की टीम मध्य प्रदेश के गांव में पड़ताल के लिए निकली। उसके बाद जो कड़वा सच सामने आया, यकीन मानिए आप इन स्वास्थ्य केंद्रों की दुर्दशा देखकर हैरान रह जाएंगे। स्वास्थ्य केंद्र में गद्दे रखे हैं, स्वास्थ्य केंद्र में कढ़ाई रखी है, स्वास्थ्य केंद्र में टेंट का सामान पड़ा है, स्वास्थ्य केंद्र पर ताला जड़ा है, स्वास्थ्य केंद्र में लकड़ियां पड़ी हैं। ये है मध्य प्रदेश के राजगढ़ का दौलाज गांव। हमें यहाँ शिकायत मिली थी कि गांव में स्वास्थ्य व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है। हमने फौरन दौलाज गांव का रुख किया और जैसा सुना था ठीक वैसा ही पाया। मध्य प्रदेश के खिलचीपुर ब्लॉक के दौलाज गांव में एक उप स्वास्थ्य केंद्र बना तो है, लेकिन यहाँ के हालात बद से बदतर हैं। मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में, खासतौर से ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जो बेहद दूर दराज के इलाकों में, वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या हाल है, ये जानने के लिए हम पहुंचे भोपाल से करीब 160 किलोमीटर दूर खिलचीपुर ब्लॉक में। यहाँ दौलाज गांव का एक स्वास्थ्य केंद्र है जहां पे हम मौजूद हैं, लेकिन ये स्वास्थ्य केंद्र कम और किसी टेंट हाउस का स्टोर रूम ज्यादा बना हुआ है। हम तस्वीरों में आपको दिखाते हैं कि जब से ये स्वास्थ्य केंद्र दौलाज बना है, गांव वालों का आरोप है कि तब से ही यहाँ पर जो स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो उन्हें नहीं मिली। अभी की तस्वीर अगर आप देखें तो अंदर गद्दे, तकिए और टेंट का जो सामान है टेंट हाउस का, वो अंदर भरा हुआ है इस स्वास्थ्य केंद्र में और पूरी तरीके से जर्जर स्थिति में ये स्वास्थ्य केंद्र अब पहुंच चुका है। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये स्वास्थ्य केंद्र है दौलाज गांव का। अंदर की ये तस्वीरें हैं। पूरा सामान यहाँ पे जो स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ा होना चाहिए उसे छोड़ करके बाकी सारा सामान यहाँ रखा है। और इस टेंट हाउस के बाहर ये देखिए बड़ी बड़ी जो कढ़ाइयाँ रखी हैं, जो टेंट हाउस में काम आती है किसी बड़े आयोजन में, या फिर अगर आप देखें तो शामियाना लगाने के लिए जो लोहे के एंगल और रॉड होते हैं, वो सब पाइप यहाँ पे रखे हुए हैं। आप यहाँ अंदर की तस्वीरें देखिए, लगता है जब से ये स्वास्थ्य केंद्र बन के तैयार हुआ है तब से ही इसकी देखरेख नहीं हुई और अंदर जो दवाइयों की शीशियां तक रखी हुई थी उस तक पर अब धूल जम चुकी है, जाले लग चुके हैं। यानी ये बता रहा है कि लंबे समय से इस स्वास्थ्य केंद्र का इस्तेमाल नहीं हुआ है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे लोगों ने लकड़ियों का ढेर पूरा लगा रखा है इस स्वास्थ्य केंद्र के बाहर, जो लकड़ियां जलाने के काम आती हैं। ये स्वास्थ्य केंद्र के पीछे की तस्वीरें हैं। पूरी की पूरी इमारत जो है ये जर्जर हो चुकी है।
गांव वालों से भी हमने बात की और दौलाज गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र के बारे में पूछा। एक तरफ से सभी गांव वालों ने हमें बताया कि जब से ये बना है खुला ही नहीं है। इलाज के लिए राजगढ़ या झालावाड़ जाना पड़ता है। यहाँ एक गोली तक नहीं मिलती है। सर नहीं खुलता यहाँ पे, अस्पताल ही कभी नहीं खुला है बहुत दिन से। जब से हम लोग समझ रहे तब से अभी तक कोई भी हॉस्पिटल, अभी तक कोई डॉक्टर नहीं आया। हमने प्रशासन को बहुत बार यहाँ पे अवगत कराया इस बारे में, पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया इस ओर। हम लोग सबसे बोलते हैं कि हमारे स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था कैसी है, तो हम भी सब लोग यहाँ जो शिक्षित लोग हैं वो भी बोलते हैं, पर कोई सुनवाई नहीं होती है। सर बहुत बाहर जाना पड़ता है इलाज के लिए, यहाँ पे नहीं कुछ दवाई गोली नहीं मिलती। हाँ, झालावाड़ या फिर राजगढ़ जाना पड़ता है। गांव वाले ये भी कहते हैं कि छोटे मोटे इलाज के लिए भी नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र 7 किलोमीटर दूर खिलचीपुर में है, लेकिन दौलाज राजगढ़ का इकलौता गांव नहीं है। बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की गवाही चीख चीख कर गदियामेर गांव भी दे रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि इस गांव तक पहुंचना भी किसी जंग जीतने से कम नहीं है। कच्ची सड़कें, उबड़ खाबड़ रास्ते, फिर भी हम सच दिखाने के लिए गदियामेर गांव पहुंच गए। यहाँ भी हमने देखा गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र पर ताला लटका हुआ है और बाहर खेती का सामान रखा हुआ है। तो मेरे ठीक पीछे ये बना हुआ उप स्वास्थ्य केंद्र है गादियामेर का। यहाँ तक पहुंचने में हम आपको बता दें, मुख्य मार्ग से यहाँ तक पहुंचना ही अपने आप में किसी चुनौती से कम नहीं है। इस गांव तक पहुंचने का जो इकलौता मार्ग है वो भी पूरी तरीके से उबड़ खाबड़ है, पथरीला है। सड़क जो है वो बाहर मुख्य मार्ग तक तो डामरीकृत है, लेकिन उसके बाद जब इस गांव के लिए आप मुड़ेंगे तो वहां से लेके गांव तक पहुंचना बेहद ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। यहाँ देखिए आप, ये जो उप स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है गादियामेर का, ये पूरी तरीके से बदहाल व्यवस्था में है, बंद है, किसी के काम नहीं आ रहा है। इस गांव में जो रहने वाले लोग हैं उनके भी, और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ये पूरी तरीके से अव्यवस्था का शिकार है। गांव वालों का आरोप है कि जब से ये उप स्वास्थ्य केंद्र बना है तब से ही इसी तरीके से ये बंद है और अब धीरे धीरे ये खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। आप देख सकते हैं दरवाजे टूटे हैं बाहर। अगर आप देखें तो गांव वालों ने इसको एक तरीके से अपने सामान को रखने की एक जगह बना लिया है। इस उप स्वास्थ्य केंद्र को, उप स्वास्थ्य केंद्र में ताला लगा हुआ है। सच ये है कि स्वास्थ्य केंद्र 18-20 साल पुराना है, लेकिन यहाँ स्वास्थ्य सुविधा का अकाल पड़ा है। गांव वाले बीमार होते हैं तो कोई इलाज करने वाला नहीं है। कम से कम 18-20 साल हो गया हुआ बना हुआ, जब से आज तक कोई भी डॉक्टर या नर्स का कोई भी नहीं है। और रात में कहीं भी तकलीफ हो जाए तो खिलचीपुर या जीरापुर, राजगढ़ जाना पड़े। गोली दवाई आज तक कोई मिली नहीं, कोई सुविधा नहीं है। कम से 10 किलोमीटर जाना पड़ता सर रात में। और अभी ये उप स्वास्थ्य केंद्र में अंदर क्या है? इसमें मटेरियल बढ़िया, शुक्ला है, नाज है, गल्ला है, सभी व्यवस्था है। दवाई नहीं है? दवाई तो बिल्कुल है ही नहीं। हाँ, डॉक्टर इस गाँव में दूसरा कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं ना, कोई भी नहीं सर। अन्न के अलावा सुविधा ही नहीं है कहीं भी गाँव में। हाँ, यही इकलौता यही है, बंद है। बार बार अस्पताल में बोल दी, कोई सुनता नहीं है। एक मैडम थी करोटिया, वो कभी कभी बाई चांस आती थी और जिसके बाद कोई मैडम आवे ना, कोई नर्स आवे ना, कुछ भी ना गोली दवाई दी कुछ भी। बम्पर बड़ कीचड़ में पड़ा हुआ गांव है, हॉस्पिटल ही नहीं है, बीमार होने की कगार पे है पूरा गाँव। ऐसा नहीं है कि राजगढ़ के गांव में उप स्वास्थ्य केंद्रों की इस हालत से शासन प्रशासन बेखबर है, बल्कि उसे इसकी पूरी जानकारी है कि स्वास्थ्य केंद्रों में टेंट का सामान, खेती का सामान, उपले वगैरह भरे पड़े हैं। अभी अतिक्रमण क्यों हुआ है, किसकी लापरवाही से हुआ है, हमने इस बारे में ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर से बात की। कुछ ग्रामीण लोगों ने उप स्वास्थ्य केंद्र को अपने कब्जे में ले रखा है और अपने सामान भर रखे हैं, उसमें जमा कर रखे हैं। अब सवाल यह है कि गांव वाले स्वास्थ्य सुविधाओं का रोना रो रहे हैं और प्रशासन बदहाल व्यवस्था के लिए गांव वालों को ही जिम्मेदार ठहरा रहा है। आखिर इन स्वास्थ्य केंद्रों को खंडहर और कबाड़ घर बनाने का कसूरवार कौन है? पंकज शर्मा के साथ रवीश पाल सिंह, राजगढ़ आज तक। स्वास्थ्य केंद्रों के ये हालात। स्पेशल रिपोर्ट में अब ग्रहण पर ग्रहण, जी हाँ, इसे ग्रहण पर ग्रहण ही तो कहेंगे। देखिए कितने महीनों से ये कोरोना का ग्रहण पूरे देश में लोगों की जिंदगी तबाह कर रहा है। दूसरी तरफ चक्रवाती तूफान यास का ग्रहण जो ओडिशा और ऐसे तमाम राज्यों में तटीय इलाकों में है। और तीसरी तरफ आज का चंद्र ग्रहण। इस चंद्र ग्रहण पर एक अद्भुत संयोग बना है। चांद हो गया लाल,
एक साथ 3 दुर्लभ संयोग, भारत में सुपर ब्लड मून। सूरज की रोशनी के बीच पृथ्वी की छाया पड़ी तो चांद लाल हो गया। चंद्र ग्रहण के साथ ही पीला पीला सा दिखने वाला चांद ब्लड मून बन गया। इस सदी में ऐसा पूर्ण चंद्र ग्रहण कभी नहीं हुआ था। साल का यह पहला चंद्र ग्रहण भारतीय समय के मुताबिक आज दोपहर 2:17 पर शुरू हो गया, शाम 7:19 पर समाप्त हो गया। चंद्र ग्रहण का आंशिक चरण भारत में दोपहर 3:15 से दिखना शुरू हो गया, शाम 6:23 पर समाप्त हो गया। इस बार इस वर्ष में 4 ग्रहण हो रहे हैं और चारों ग्रहण इसी स्थिति के हैं कि जो हमारे देश में दिखाई नहीं देगा, और जहाँ ग्रहण का दृश्य होता है वहीं उसका पालन होता है, उसका प्रभाव होता है, उसके अच्छे बुरे फल भी मिलते हैं। लेकिन ये आज की स्थिति में इस तरह का ग्रहण का कोई परिणाम नहीं है, इस वजह से इसका कोई पालन करने की। साल का यह पहला चंद्र ग्रहण पूर्वी एशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अटलांटिक और प्रशांत महासागर में दिखाई दिया। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ हिस्से, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों, ओडिशा के कुछ हिस्सों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से कुछ वक्त के लिए चंद्र ग्रहण दिखाई दिया। कि बुद्ध पूर्णिमा पर जो लोग ध्यान में बैठेंगे, जो लोग अपने स्वास्थ्य के ऊपर सोचेंगे, तो मन की विल पावर उनकी इतनी बढ़ जाएगी कि वो कोविड जैसी बीमारी से मुक्त। इन राज्यों के तमाम इलाकों में चंद्र ग्रहण नहीं देखा जा सका। आज कई जगह से चंद्र ग्रहण को देखा जा सकता है, लेकिन बालासोर के इस इलाके से चंद्र ग्रहण देखा भी कैसे जाए। यहाँ पे साइक्लोन यास का प्रकोप रहा, तेज हवाओं के साथ काले बादल छाए रहे और इस वजह से यहाँ पे चंद्र ग्रहण नहीं देखा गया। इस बार का यह चंद्र ग्रहण बेहद खास है, क्योंकि आज 3 चंद्र घटनाएं, सुपर मून, रेड ब्लड मून और पूर्ण चंद्र ग्रहण एक साथ घटित हुई हैं। क्योंकि पिछले 6 सालों में सुपर मून और पूर्ण चंद्र ग्रहण को कभी एक साथ देखा नहीं गया है। पृथ्वी की परिक्रमा के दौरान जब चांद पृथ्वी के सबसे करीब होता है तो आम दिनों के मुकाबले वो 14% बड़ा और 30% ज्यादा चमकदार दिखता है। इसे सुपर मून कहते हैं। आमतौर पर एक ही अंग्रेजी महीने में 2 फुल मून यानी 2 पूर्णिमा की तिथियां जल्द नहीं पड़ती, और अगर ऐसा कभी हुआ तो दूसरे फुल मून को ब्लू मून कहा जाता है। इस बार के चंद्र ग्रहण को ब्लड मून कहा जा रहा है। इसमें सूरज पृथ्वी के दूसरी ओर होता है, इसलिए पृथ्वी की छाया चांद को ढक लेती है। ऐसे में सूरज की जो भी रोशनी चांद तक पहुंचती है वो पृथ्वी की वजह से बिखर जाती है। ऐसे में चांद उजले की बजाय लाल रंग का दिखने लगता है। इसी को ब्लड मून कहते हैं। आज के चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा जो है पृथ्वी के निकटतम बिंदु के पास से होकर गुजरा है, तो ये जो एक ऐसी बात है कि तब हम कहते हैं कि हाँ ये सुपर मून की स्थिति है। तो ये भी एक संयोग हुआ है इस बार कि सुपर मून की स्थिति भी हुई, बुद्ध पूर्णिमा भी हुई और ये चंद्र ग्रहण भी हुआ। ये तीनों चीजें एक किस्म से संयोग हो गए। इस बार के चंद्र ग्रहण को खास इसी नाते कहा गया है कि ये दुर्लभ संयोगों वाला है। इससे पहले ऐसा पूर्ण चंद्र ग्रहण 21 जनवरी 2019 को लगा था। वैज्ञानिकों की माने तो अब अगला चंद्र ग्रहण 15 मई 2022 को लगेगा, जो पूरे भारत में आसानी से दिखाई देगा। आज तक ब्यूरो। ये चंद्र ग्रहण उन तटीय इलाकों में जहां पर ये यास चक्रवाती तूफान आया था वहां दिखने वाला था, और इसी से लोगों के मन में सवाल आ रहा है कि क्या ये सिर्फ एक संयोग है कि जहां जहां पर ये चक्रवाती तूफान आया है वहां वहां पर चंद्र ग्रहण दिखने वाला था। लोग तो अब रिश्ता ढूंढ रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट, आप समझेंगे क्या वाकई कोई रिश्ता है चक्रवाती तूफान में और इस चंद्र ग्रहण के संयोग में। आसमान में एक साथ सुपर मून, ब्लड रेड मून के साथ पूर्ण चंद्र ग्रहण का दुर्लभ संयोग सामने आया तो वहीं धरती पर समंदर की लहरें आसमान छूने को बेताब हो उठी। तो क्या ये महज संयोग है कि जिस रोज पूर्ण चंद्र ग्रहण की स्थिति आई उसी रोज यास तूफान ओडिशा के भद्रक जिले के समुद्र तट से टकराया। 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चली। तूफानी हवाओं के साथ समंदर की लहरें भी हिलोरे मारने लगी। इतनी तेज थी कि खुद को जमीन पर खड़े रख पाना भी मुश्किल हो रहा। बालासोर धांधा से तकरीबन 80 से 100 किलोमीटर दूर है। तेज हवाएं चल रही हैं। 140 किलोमीटर
किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से ये हवाएं हैं और टाइडल वेव्स है अब 10 फीट ऊंची है, तो हवा का जो रुख है वो काफी तेज हो चुका है, रफ्तार हो चुका है। आपको बता दें यहाँ पे अगर हम आपको दूसरी तरफ आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए जिस तरह से टिन रूफ है ये उड़ रही है। कुछ लोग बाहर आए हैं सिर्फ देखने के लिए, जो आसपास के लोग हैं। और उससे पहले आपको बता दें पानी भर चुका है नीचे की तरफ भी। ये पानी की जो लपटें हैं, जो लहरें हैं वो ऊंची ऊंची आ रही हैं। और बंगाल तट पर यास का कहर शुरू हो चुका है, लैंडफॉल का प्रोसेस शुरू हो चुका है। इस वक्त हवाओं की गति काफी तेज है, यहाँ पे खड़ा होना भी बेहद दूभर हो रहा है। मुझे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। और समुद्र की अगर मैं हालत दिखाऊं तो एक्सट्रीम रफ कंडीशन समुद्र की जो होती है वो इस वक्त हमें दिखाई दे रही है। समुद्र बेहद अशांत, बेहद ही वायलेंट किस्म का इस वक्त हो चुका है और हवाओं की रफ्तार जो है वो बिल्कुल बहुत तेज है। और जैसा कहा गया था अधिकतम 185 किलोमीटर पर आवर से रफ्तार हवाएं चलेंगी। तो क्या पूर्ण चंद्र ग्रहण और चक्रवाती तूफान का आपस में कोई रिश्ता है? क्या चंद्र ग्रहण की स्थिति में समंदर की लहरें और तूफानी हो जाती? क्या यास तूफान और इस बार के चंद्र ग्रहण में कोई रिश्ता है? खगोल वैज्ञानिकों के बीच ये सवाल उठ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि पूर्णमासी के दिन वैसे अक्सर ही हाई टाइडल वेव रहता है। हालांकि साइक्लोन यास के दौरान भी हाई टाइडल वेव रहा है, लेकिन क्योंकि पूर्णमासी में चांद नजर नहीं आ रहा है, लेकिन इसका प्रकोप पूरी तरह से यहाँ पर नजर आया। तमाम विशेषज्ञों का मानना है कि पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान समुद्र में ऊंची लहरें उठती हैं। अगर पूर्ण चंद्र ग्रहण के वक्त तूफान टकराता है तो इसका प्रभाव ज्यादा होता है। पूर्ण चंद्र ग्रहण की वजह से समुद्र की लहरें बहुत ऊंची उठती हैं। इन्हें हाई टाइड या स्प्रिंग टाइड कहते हैं, क्योंकि तूफानी चक्रवात के असर के चलते लहरों में ज्यादा उछाल होता है। हालांकि ज्यादातर विशेषज्ञों का मानना है कि चंद्र ग्रहण के दौरान समंदर की लहरें भले ही ज्यादा हिलोरें मारती हों, लेकिन चक्रवात का चंद्र ग्रहण से कोई लेना देना नहीं है। समंदर की लहरें दिन में 2 बार हमेशा ही जब लगभग एक लाइन में आते हैं तीनों, यानी चंद्रमा हो सूरज हो, तो 2 बार वो हमारे तटों के पास से जब उनके ऊपर से गुजर रहे होते हैं तो वो ज्यादा बड़ी हो जाती हैं, इसमें कोई शक नहीं। और जब ग्रहण लग रहा होता है तो वो ज्यादा तीव्र होती हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन ये खगोलीय घटना हमेशा से होती रही है, उठती रही है। ये इतनी जो बवंडर की तीव्रता है उसमें इतनी कम है, इसका फुट के उससे कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। देखिए, मैं बार बार जोर इसलिए दे रहा हूं कि जब तक हमारा सही आकलन नहीं होगा साइंटिफिक, तब तक हम जो बचने के तरीके हैं वो भी हमारे ठीक नहीं होंगे। हमारा आकलन सही होना चाहिए कि बवंडर का, तूफान का, उन हवाओं का, वो जो लहरें उठेंगी उनका कोई लेना देना चंद्र ग्रहण के साथ नहीं है। चंद्र ग्रहण और यास तूफान में कोई आपस में रिश्ता नहीं है। ये एक संयोग है कि इस समय जो है ये तूफान आ गया है, चक्रवाती तूफान बंगाल की खाड़ी में। और यही टाइम होता है जब ये मौसम में बदलाव आता है और मानसून से थोड़ा पहले प्री मानसून शावर्स के दौरान जो है ये ऐसी घटना हो सकती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पूर्ण चंद्र ग्रहण जैसी खगोलीय घटना बिल्कुल अलग है और यास जैसे तूफान आने की वजह कुछ और। हालांकि पूर्ण चंद्र ग्रहण का असर समंदर की लहरों पर पड़ता जरूर है, लेकिन ये महज संयोग है। दोनों घटनाओं का आपस में कोई रिश्ता नहीं है। बालासोर से कमलजीत संधू के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। जिसे चंद्र ग्रहण का अद्भुत संयोग कहा जा रहा है, उसे ब्लड मून भी, जी हाँ, चांद के लाल होने की वजह से ब्लड मून भी इसे कहा जाता है। तस्वीरें भी अलग अलग मुल्कों से आ रही हैं, आइए आपको दिखाते हैं। ये 4 तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, ग्रीस में, इन तमाम देशों में दरअसल ये ब्लड मून की तस्वीरें हैं जो आप इस वक्त देख रहे हैं। विदेशों में ये आज ब्लड मून दिखा है, जिसका आप इस वक्त देखिए। 4 मुल्कों की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ग्रीस, मेक्सिको, जहां पर ये ब्लड मून है और ब्लड मून दिख रहा है। दरअसल चांद के लाल होने की वजह से इस चंद्र ग्रहण में इसे ब्लड मून कहा जाता है और उसी का ये नज़ारा देखने को मिलता है।